एक ऐसा कानून जिसके तहत भारत में किसी एनजीओ या ऑर्गेनाइजेशन को विदेशों से पैसा लेना है तो उसे सरकार के बनाए गए नियमों का पालन करना पड़ता है। लेकिन अब इसी कानून में बदलाव का एक बिल आया है और इस बिल में एक ऐसी बात है जिससे पूरे मुद्दे को बेहद इंपॉर्टेंट बना दिया है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का FCRA रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाता है तो उसके विदेशी फंड से बने एसेट्स का क्या होगा, यहीं से पूरा विवाद शुरू हुआ। और सबसे बड़ा अपडेट यह है कि इस बिल को लेकर के जो चर्चा हो रही थी वह लोकसभा में पास नहीं हुआ। 12 अगस्त 2026 को उसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी JPC में भेज दिया गया है। तो आज शुरुआत से समझते हैं FCRA है क्या, कानून बना क्यों, 2026 में इसमें अमेंडमेंट क्यों लाया गया और इस पे इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं और JPC में जाने के बाद इस पे क्या होगा। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, सरल भाषा में अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को फॉरेन सर्विसेज से डोनेशन, ग्रांट्स या दूसरी तरीके का कंट्रीब्यूशंस मिलता है तो उस पैसे को लेकर के जो रिसीव और यूज करने के नियम्स हैं उसे FCRA ही तय करता है। इस कानून का एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास है और इसका बेसिक पर्पज है कि विदेश से आने वाले पैसे की मॉनिटरिंग, अकाउंटिंग और यूटिलाइजेशन को रेगुलाइज करना। साथ ही यह देखना कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन का इस्तेमाल ऐसे कामों में ना हो जो कानून के अनुसार नेशनल इंटरेस्ट, सोवरेनिटी, सिक्योरिटी या पब्लिक ऑर्डर के लिए प्रॉब्लमेटिक हो। अब सवाल है कि ऐसा कानून भारत में आया है क्यों? इसके पीछे लगभग हमें 50 साल पहले जाना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत। आप देख रहे हैं प्रशांत पर्सपेक्टिव, जहां हम करंट अफेयर, पॉलिसी और जियोपॉलिटिक्स के इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट को और उससे जुड़े हुए कीवर्ड्स को आसान भाषा में समझते हैं। भारत का पहला FCRA आया था 1976 में, यानी आज से करीब 5 दशक पहले। उस समय उद्देश्य था फॉरेन कंट्रीब्यूशन और फॉरेन हॉस्पिटैलिटी को रेगुलाइज करना। फिर 1984 में इसका बड़ा बदलाव हुआ और फॉरेन फंड्स लेने के लिए NGO और रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियमों को मजबूत किया गया। लेकिन इस समय इंटरनेशनल फंडिंग का स्केल बढ़ा और NGO की संख्या भी बढ़ी, क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी बढ़े। सरकार को लगा कि पुराने कानून को एक मॉडर्न रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की जरूरत है। यही आया FCRA 2010। 2010 में क्या बदला? 2010 में पार्लियामेंट ने नया FCRA बिल पेश किया। इस कानून में 1976 वाले कानून को रिप्लेस कर दिया गया। कंप्लायंस सिस्टम को ज्यादा स्ट्रक्चर्ड बनाया गया। एक FCRA में बदलाव किया गया कि FCRA रजिस्ट्रेशन अब 5 ईयर के साइकिल में रिन्यू करना होगा और इसके बाद सस्पेंशन, कैंसिल, फॉरेन फंडेड एसेट की जुड़ी हुई जानकारियों को सरकार को शेयर करना। यानी पैसा कहां से आया, कितना आया और किस अकाउंट में आया और कहां से खर्च हुआ, इन सब का हिसाब। फिर आया 2020 का बड़ा बदलाव, FCRA की कहानी का अगला बड़ा चैप्टर 2020 अमेंडमेंट। इसमें कई महत्वपूर्ण चेंजेस किए गए। फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रिसीव करने के लिए डेजिग्नेटेड SBI अकाउंट की व्यवस्था की गई। सब ग्रांटिंग पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई। ऑफिस बियर्स आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार और पासपोर्ट से जुड़े प्रोविजन भी आए और इसमें महत्वपूर्ण एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की परमिसिबल सीडिंग को 50% से घटा करके 20% कर दिया गया। मतलब सरकार का अप्रोच धीरे धीरे कॉम्प्लायंस ओरिएंटेड होता गया। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म हुई। 2022 में एक प्रैक्टिकल चेंज हुआ। विदेश में रहने वाले रिलेटिव्स को मिलने वाले कंट्रीब्यूशन की लिमिट बढ़ा करके 1 लाख से 10 लाख सालाना कर दी गई। इसके बाद 2024 से 2025 में भी रूल्स में बदलाव हुए, यानी FCA का फ्रेमवर्क लगातार अपडेट होता रहा। और फिर आया 2026 और यहीं से पूरी कंट्रोवर्सी शुरू हुई। 2026 का नया FCRA बिल आखिर क्यों आया? 25 मार्च 2026 फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। अब बिल का एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कीवर्ड है डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। सरल भाषा में समझिए, मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन का FCRA रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन खुद सरेंडर कर देता है या रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं होता है, सर्टिफिकेशन सीज हो जाता है और उस ऑर्गेनाइजेशन के फॉरेन कंट्रीब्यूशन और उससे जुड़े एसेट्स को आगे कैसे हैंडल किया जाए। 2026 बिल में इसी के लिए एक डिटेल्ड फ्रेमवर्क बनना है। या इसके कंट्रोल में एसेट जाएंगे, उन्हें कौन मैनेज करेगा और कब पार्लियामेंट वेस्टिंग होगा, उनका इस्तेमाल कैसे होगा, इसके लिए डेजिग्नेटेड अथॉरिटी का फ्रेमवर्क प्रस्तावित किया गया। अब आता है सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्सा। मान लीजिए किसी NGO ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन से एक स्कूल बनाया, हॉस्पिटल बनाया, ऑफिस बनाया या कोई पब्लिक प्रॉपर्टी यूज में उन्होंने बनाया या कोई दूसरी प्रॉपर्टी क्रिएट की। अब कुछ साल बाद उसका FCRA सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया, रिन्यूअल नहीं हुआ, तो उस प्रॉपर्टी का क्या होगा? बिल में प्रोविजन है कि ऐसी स्थिति में एसेट का प्रोविजनली वेस्ट कर सकते हैं। प्रेस्क्राइब कंडीशंस पूरी होने पर उनका परमानेंट वेस्टिंग भी हो सकता है। परमानेंट वेस्टिंग के बाद डेजिग्नेटेड अथॉरिटी पब्लिक पर्पस के लिए एसेट का इस्तेमाल कर सकती है, उन्हें गवर्नमेंट एजेंसी को ट्रांसफर कर सकती है या निर्धारित तरीके से डिस्पोज कर सकती है। अगर एसेट कोई पब्लिक प्लेस का वर्शिप प्लेस है
तो बिल उसके रिलीजियस कैरेक्टर को बनाए रखने की भी बात करता है। यही गवर्नमेंट और क्रिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग अलग हो जाती है। सरकार की तरफ से आर्ग्यूमेंट यह है कि फॉरेन फंड से एसेट बनाए गए हैं और ऑर्गेनाइजेशन एफसीए फ्रेमवर्क के बाहर हो जाता है, तो उन एसेट्स को लेकर के क्लियर लीगल मैकेनिज्म होना चाहिए। यानी अभी जो प्रोसीजरल गैप है उसे कानून में स्पष्ट किया जाए। सरकार इसे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और प्रॉपर मैनेजमेंट के फ्रेमवर्क में रखना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ कंसर्न भी है कि सबसे बड़ा सवाल, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का रिन्यूअल रिजेक्ट हो गया तो उसकी फॉरेन फंडेड एसेट का क्या होगा, और क्या ऑर्गेनाइजेशन को रिन्यूअल रिजेक्ट होने से पहले पर्याप्त अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड मिलनी चाहिए। पीआरएस के एनालिसिस ने इस तरीके के कंसर्न को हाईलाइट किया है, खासकर रिन्यूअल डिनायल और एसेट के वेस्टिंग के संबंध में। यही वजह है कि बिल पर डिबेट में सिर्फ फॉरेन फंडिंग की सीमित नहीं है, अब यह प्रॉपर्टी, ड्यू प्रोसेस और रेगुलेटरी पावर का भी सवाल बन गया है। एक और इंपॉर्टेंट बदलाव पेनल्टी है। इस बिल में सिर्फ एसेट की बात नहीं की गई है, यह एक बड़ा प्रपोज चेंज है। एफसीआरए वायलेशन के लिए मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट को 5 साल से घटा करके 1 साल का प्रस्ताव है। यानी बिल में कुछ जगह रेगुलेटरी पावर को बढ़ाने की बात की गई है, लेकिन दूसरी तरफ पेनल्टी फ्रेमवर्क को रेशनलाइज करने का भी प्रपोजल है। इसलिए सिर्फ इसे कड़ा कानून या नर्म कानून कह देना पूरी तस्वीर साफ नहीं करता है। इससे अलग अलग प्रोविजन को अलग अलग तरीके से समझना होगा। फिर पार्लियामेंट में क्या हुआ, अब आते हैं रिसेंट डेवलपमेंट पर। बिल मार्च 2026 में लोकसभा में आया था। इसके बाद इस पर लगातार डिस्कशन और ऑब्जेक्शन सामने आते रहे। मानसून सत्र 2026 में मामला अपने सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर पहुंच गया। 12 अगस्त 2026 को लोकसभा ने एफसीआरए अमेंडमेंट बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी में भेज दिया। यानी बिल अभी कानून नहीं बना है। यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी न तो फाइनल लॉ लागू हुआ है, न पार्लियामेंट ने इस बिल को फाइनल फॉर्म के रूप में पास किया है। अब जेपीसी के पास प्रोविजन है कि डिटेल्स इसका एग्जामिन करेगी। जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, इसका काम है बिल के प्रोविजंस की डिटेल एग्जामिन करना। कमेटी अलग अलग स्टेक होल्डर्स और एक्सपर्ट्स की राय ले सकती है, क्लॉज को एग्जामिन भी कर सकती है, फिर अपनी रिकमेंडेशन के साथ रिपोर्ट पार्लियामेंट को दे सकती है। इस एफसीआरए बिल के मामले में जेपीसी को अपनी रिपोर्ट 2026 के विंटर सेशन के पहले सप्ताह में आखिरी दिन तक लोकसभा में देने को कहा गया है। अब इसके बाद क्या होगा, यही सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। जेपीसी पे बिल में बदलाव सुझाती है तो सरकार उन रिकमेंडेशन को कंसीडर कर सकती है। बिल का रिवाइज वर्जन आगे पार्लियामेंट में आ सकता है, फिर लोकसभा और राज्यसभा में इसकी लेजिस्लेटिव जर्नी आगे बढ़ेगी। और अगर दोनों हाउसेज में बिल पास हो जाता है तो राष्ट्रपति की एसेंट मिलते ही तभी यह कानून बनेगा और प्रोविजन लागू होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसलिए आज की तारीख में सबसे सही स्टेटमेंट यह है कि एफसीआरए बिल 2026 अभी अंडर स्क्रूटनी। अब पूरी कहानी का असली कीवर्ड है फॉरेन फंडेड एसेट। 2026 का बिल सिर्फ यह नहीं पूछ रहा है कि विदेश से पैसा कैसे आएगा, या उससे आगे जाकर के यह सवाल एड्रेस करना चाहता है कि अगर वह पैसा एसेट में बदल गया और ऑर्गेनाइजेशन का एफसीआरए स्टेटस खत्म, तो उस एसेट का लीगल फ्यूचर क्या होगा। और इसी सवाल पे आने वाले समय में जेपीसी की रिकमेंडेशन और पार्लियामेंट की आगे की कार्रवाई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। इसीलिए अभी एफसीआरए बिल को पास हो गया कहना गलत होगा। बिल आया, प्रोविजन पर सवाल उठे और डिटेल पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी के लिए जेपीसी के पास पहुंच गया। अब देखना यह है कि जेपीसी इस फ्रेमवर्क में क्या बदलाव सुझाती है और पार्लियामेंट का फाइनल डिसीजन क्या होता है। यही एफसीआरए बिल का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होने वाला है। आपको क्या लगता है इस विषय पे? आप अपनी राय व्यक्त करिए, कमेंट करिए, और साथ में आपको इस टॉपिक से और जुड़ी हुई अगर कोई जानकारी चाहिए तो मुझसे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस पर अगला एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।